हेलो एवरीवन। हम लोग आज सर्कुलर मोशन जो चैप्टर है उसको कम्प्लीटली एक शॉर्ट में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं और जो भी उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथ में हम लोग उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन बेसिकली जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है उस मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ये आपको भी पता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये सर्कुलर मोशन हम लोग समझ गए क्या है। अब यहाँ पर जो थीटा है ये पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट का, सपोज ये पी पॉइंट पर और यहाँ से पी डैश पर मूव करता है। तो इसका जो एंगुलर पोजीशन थीटा से कितना चेंज हुआ, डेल्टा थीटा, ये स्मॉल चेंजिंग आया। उसी के बारे में हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। तो थीटा इज द एंगुलर पोजीशन, डेल्टा थीटा इज द चेंज इन एंगुलर पोजीशन। जो एंगुलर पोजीशन था कितना चेंज हुआ, राइट। तो हमने देखा कि जो डेल्टा थीटा बाई जो डेल्टा टी है ये क्या है, ये हमारा एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। वेलोसिटी इसलिए यूज करने से मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ ना करूँ कि कन्फ्यूजन ना हो। आप इसको मान सकते हो एवरेज एंगुलर स्पीड, राइट। बाद में उस पर भी हम लोग आएंगे। अब यहाँ से पता है कि लिमिट हम लोग आते हैं, टाइम को बहुत ही स्मॉल श्रिंक कर दें, लिमिट लगाने पर क्या मिल जाता है, एंगुलर स्पीड ही है, राइट। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी थीटा बाई डी टी, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर पोजीशन, राइट। यहाँ से हम लोग समझ गए ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। लेकिन ओमेगा में जैसे ही हम लोग डायरेक्शन ऐड करते हैं वो क्या बन जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर स्पीड। बात समझ में आई। अब बात है कि आखिर ये इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करते हैं। स्क्रू ये बना हुआ, आप देखो, इमेजिन करो कि स्क्रू को आप क्या करते हो, अगर ऐसे रोटेट करते हो तो जिधर एडवांसमेंट हो रहा है, जिधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर बाय द वे सपोज करो कि यहाँ पर हमारा इस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, एंटी क्लॉक में। अब देखो, अगर स्क्रू को ऐसे ले लो, एंटी क्लॉक मूव करो तो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ निकलेगा। जिधर स्क्रू का मूवमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में, उसे रोटेट करने पर वही डायरेक्शन होता है। ओके, ये चीज़ समझ में आया। अब नेक्स्ट है कि हम लोगों ने स्टडी किया था, जो मैथमेटिक्स के पास है, कि अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर स्पीड ही बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, हम लोग को एंगुलर एक्सीलरेशन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, एंगुलर एक्सीलरेशन मिलने वाला है। अब ये जो तीन फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को, ये हम लोग बहुत न्यूमेरिकल में भी आता है। थीटा क्या है, पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, राइट। ओमेगा नॉट ये क्या है, ओमेगा नॉट हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी बोलूँ तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है, वेलोसिटी में डायरेक्शन सिर्फ आता है। यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड की बात हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि ओमेगा नॉट और ओमेगा क्या है, इनिशियल एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी निकालना क्या होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सीलरेशन टाइम। अगर हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एंगुलर पोजीशन एक्सीलरेशन के बीच रिलेशन ये है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है। डायरेक्शन निकालना वो भी आपको समझ में आ गया। अब बात है कि ये डेल्टा एस क्या है। डेल्टा एस बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं बताएं, ये तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली क्या है, ये है डिस्टेंस, ये है डेल्टा एस। ये क्या है, डेल्टा एस, ये है डिस्टेंस, इसको ध्यान में रखना है। तो आर के डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, रेडियस ये आर है, और जो एंगुलर पोजीशन जो चेंज हुआ डेल्टा थीटा, यानी कि एंगल क्या है उस आर्क के बनने के लिए, तो उससे हम लोग ये लेंथ, आर्क का लेंथ निकालते हैं। तो आर का लेंथ क्या आएगा, डेल्टा एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अगर हम लोग टाइम के साथ, तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हमें क्या देता है, स्पीड देता है। और यहाँ से अगर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करें तो क्या होगा, डेल्टा टी से डिवाइड किया तो ये हमारा एवरेज स्पीड मिला है। याद है हम लोग लीनियर मोशन में पढ़ा था। अब यहाँ से हम लोग लिमिट फिर से लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग जानना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कि क्या वहाँ पर स्पीड है। तो हमने क्या निकाला, लिमिट लगाया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये लिमिट इस साइड भी, राइट हैंड को भी लगा। आर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो हमें पता है कि इस तरह के कंडीशन में क्या हो जाता है, वो डेरिवेटिव की तरह हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ से आ गया वी। वी क्या है, लीनियर स्पीड है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। ये वी क्या है, यहाँ पर जो भी ये वी का वैल्यू निकल रहा है, ये जो वी का वैल्यू निकल रहा है, ये लीनियर स्पीड, क्योंकि ये डिस्टेंस तय कर रहा है, ये पाथ डिस्टेंस तय कर रहा है,
डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो ये v है नोटेशन वेलोसिटी की तरह, लेकिन ये क्या है, लीनियर स्पीड है। तो हमारा ये रिजल्ट क्या आ गया, ds बाई डी टी आर डी थीटा बाई डी टी आर ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी क्या था, डी थीटा बाई डी टी हमारा ओमेगा था, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी था। यहाँ से स्पीड की बात करें, यानी सर्कुलर ट्रैक पर किसी भी पॉइंट पर किसी पार्टिकल का लीनियर स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, वो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं इस फार्मूला से। ओके, फर्दर क्या है कि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट किया अगेन, किसको, इस स्पीड को, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू क्या है, आप देखो यहाँ पर आर डी ओमेगा बाई डी टी, इसको अदर फॉर्म में लिख सकते हैं आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और ये क्या है आर अल्फा। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब जिस तक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी की बात किए, तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है उस पॉइंट से टेंजेंट, यानी कि रेडियस पर 90 डिग्री। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हमने बात किया कि एंगुलर भी एक्सेलरेशन इसका है, टेंजेंशियल भी एक्सेलरेशन है, तो हम लोग कंबाइन देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, बात समझना, कहने का मतलब कि यहाँ पर इसका 5 मीटर पर सेकंड था, अगले सेकंड में हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तो कहीं न कहीं सर्कुलर ट्रैक पर इसका लीनियर स्पीड चेंज हो रहा है, यानी कि कुछ न कुछ इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, कुछ न कुछ होगा, और ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है, यानी कुछ इसका सेंटर के टुवार्ड्स भी एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं ए नेट। यानी कि अगर इसको आप पिक्चर से समझना चाहोगे तो यहाँ पर अगर हम लोग बात बोलें कि इस तरीके से हमारा ए टी होगा और इस तरीके से हमारा ए आर होगा, इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ए नेट हमारा कुछ ऐसा होगा। कब, जब हमारा लीनियर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, चेंज हो रहा है, यानी पाथ पर ही इसका स्पीड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर दो एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ गई। एक तो फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा होगा इसकी स्पीड चेंज करने के लिए, दूसरा सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो उसके लिए भी फोर्स लग रहा हो, तो यहाँ पर दो एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ा। तो इस तरह का मोशन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा रेडियली जो एक्सेलरेशन है एक टेंजेंशियली एक्सेलरेशन है, तो नेट एक्सेलरेशन इस तरीके से होगा। तो ए नेट क्या होगा, अब तो सिंपल पता है कि ए टेंजेंसी रेडियली क्या है 90 डिग्री पर है, तो रूट अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब बात हो कि डायरेक्शन का, क्या डायरेक्शन है, यहाँ पर ए आर क्या है वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि एक्सेलरेशन कुछ है हमारा वी स्क्वायर बाई आर, ये ए आर की वैल्यू है, राइट। ए टी हमारा क्या है डी वी बाई डी टी, ए टी क्या है डी वी बाई डी टी, तो टेन अल्फा है, यानी कितना एंगल ये बन रहा है। तो हमने देखा ये अल्फा एंगल है, तो ए नेट के साथ बना रहा है, तो हमारा टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा हो जाएगा डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। इस तरीके से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं ए टी एंड दिस इज ए आर, ए नेट, तो ये हमारा अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि आप इसको शिफ्ट करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा डायरेक्शन। तो हमारा ये क्या हो गया ए टी बाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए टी अपॉन ए ई, ए आर या ए सी भी बहुत लोग बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अभी हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इनफॉर्म सर्कुलर मोशन। इनफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कि जो भी पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उसकी लीनियर स्पीड फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। सपोज अगर यहाँ पर लीनियर स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ भी 5 मीटर पर ही सेकंड है। इसको बोलते क्या है यूनिफॉर्म, एक समान इसका मोशन है, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। इस केस में क्या होता है कि डी वी बाई डी टी, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है, लीनियर स्पीड पर। तो लीनियर स्पीड जब चेंज नहीं हो रहा है तो डी वी बाई डी टी क्या हो गया जीरो, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या रह गया रेडियल, एंड टुवार्ड सेंटर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। अब बात है कि अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है तो फोर्स की वैल्यू क्या है, सपोज ये पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, सपोज इसकी मास m है, तो कितना फोर्स लग रहा होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर या एम भी स्क्वायर अपॉन आर। ये रेडियली लग रहा है,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात है। और नॉन यूनिफॉर्म में देखा था कि रेडियली कितना क्या वैल्यू होता है। तो हमारे दो तरीके से हम लोग सर्कुलर मोशन को देखते हैं, एक यूनिफॉर्मली एक नॉन यूनिफॉर्म। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो जनरली लोग को बहुत कन्फ्यूजन देता है। मान लो कि एक ऐसा कोई बॉक्स रखा हुआ है और रोटेट हो रहा है इस एक्सिस के लॉन्ग, इस एक्सिस के लॉन्ग, ओमेगा कांस्टेंट है, ये एंगुलर जो वेलोसिटी इसकी है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा कंडीशन मैंने डाला है। अब बात है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता भी है या नहीं होता है, ये भी समझने वाली बात है। तो एक बात आप समझ लो कि अगर ओमेगा स्क्वायर है तो ग्राउंड से जो पर्सन देख रहा होगा, जो ग्राउंड से पर्सन देख रहा होगा उससे क्या लगेगा कि ये रोटेट हो रहा है। तो रोटेट अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, एक्सटर्नल नेट, तभी तो रोटेट हो रहा है। तो इसने बताया कि हाँ जी इस पर फोर्स कितना लग रहा है। ये ग्राउंड वाले जो पर्सन हैं इन्होंने बोला कि इस पर लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर रेडियस इसका इस एक्सिस के अलोंग। लेकिन इस पर्सन से जो अंदर बैठा हुआ इस बॉक्स में, इसे क्या दिखेगा, रेस्ट में। तो ग्राउंड से बोल रहा है फोर्स लग रहा है, इसके अंदर पर्सन जो बैठा हुआ बोल रहा है कि फोर्स नहीं लग रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो दो स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो इस तरह के जो फ्रेम एक्सीलरेटेड होते हैं इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को वैलिड करना, अब इसको रेस्ट में दिख रहा है तो क्या होना चाहिए, नेट फोर्स यहाँ जीरो होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर नेट फोर्स हमारा जीरो होना चाहिए। तो ये बोला कि ठीक है, अब यहाँ से जो पर्सन देख रहा होगा इसको तो रोटेट ग्राउंड से दिख रहा है, रोटेट दिख रहा है तो फोर्स कोई सेंटर की तरफ लग रहा होगा। तो जनरली इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या है, बाहर की तरफ स्कीड करने का। तो यहाँ पर ये फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जो जिसके कारण ये रेडियली रेस्ट रह रहा है वहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में और मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। लेकिन इस पर्सन के लिए रेस्ट में है। तो बोलता है कि ये बोला कि नहीं इसमें तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, जिसके कारण ये रोटेट हो रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं ऐसी बात है जो मेरे तो मूव करना चाहिए था। तब इसने बोला कि नहीं, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, एक्सेलेरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सच ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता ही नहीं है, ये एक सूडो फोर्स है, या आप इसको इमेजिनरी बोलो। ये सिर्फ और सिर्फ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब चेंज होता है, नॉन इनर्शियल होता है, तो न्यूटन्स लॉ वैलिड हो, हम लोग कुछ पैरामीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, जो भी हो, इसके लिए इस तरीके से फोर्स लगाते हैं। और यहाँ पर सर्कुलर मोशन पाथ है तो रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, इसलिए इसका नाम नेमिंग कर दिया गया सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से अवे, ठीक है। लेकिन एक साथ दो बातें आप नहीं कर सकते हो। ग्राउंड वाला पर्सन कभी नहीं बोल सकता कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये लगता ही नहीं है, इसका रियल में एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूटन्स लॉ को यूज करने के लिए, अपने कन्वीनियंट के लिए हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज यहाँ से आप ले लो और एक रोप लो, ये सपोज बकेट है, इसमें वाटर है, तो आप रोटेट करोगे सर्टेन वेलोसिटी से तो वाटर नहीं गिरता है। जनरली लोग आंसर देते हैं क्यों, कि इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। बिल्कुल नहीं, ये वाटर इसलिए ड्रॉप नहीं करता है कि जिस वेलोसिटी से या जिस स्पीड से वाटर के ड्रॉपलेट या वाटर के जो पार्टिकल है नीचे आना चाहते हैं, उसी रफ्तार से बकेट भी आता है, तो उसका रिलेटिव पोजीशन कभी चेंज नहीं हो पाता है। इसका नहीं कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में, सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, उस केस में हम लोग न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए यूज करते हैं, राइट। अब हम लोग आते हैं, ये सर्कुलर पाथ है जिस पर कोई कार मूव कर रहा है, यहाँ पर इसकी स्पीड है v, जिसमें टर्न कर रहा था, और ये आर्क जो बन रहा है वो आर रेडियस का है, रोड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास फोर्स लग सकता है, मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा। तो जो मूव करना चाहता है, डायरेक्शन जब चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो टेंडेंसी है स्कीड करने की, अवे होती है, ये स्कीड करने की टेंडेंसी अवे टू रेडियस होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगना शुरू होता है, राइट। अब इसको हमने एफबीडी किया तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन ग्राउंड से ऐसे कार मूव कर रहा है, ऊपर नीचे वेट। तो अगर ये फोर्स लगा रहा है तो कितना लग रहा होगा, तो ये बता रहा है कि अगर v स्पीड से जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इसको एडजस्ट करके इतने के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा। वो क्या है, mv²/r, हमने भी देखा था। अब बात है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो निकालना बहुत मुश्किल है, तो हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमें पता कितना लग रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है ये हमें पता है, ये पता है हमारा μsn यानी μs mg।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पता है और हमें पता है कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है। तो हमें एक चीज़ समझ में आएगा कि गाड़ी को कितनी स्पीड से ले जाएं, सेफ्टी जिसमें रहे, स्किड ना करे। तो उसके लिए हमने बोला कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है अगर इससे मैक्सिमम वैल्यू से कम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पर कंडीशन लिखा mv²/r लेस देन μs mg, बस सिंपल ये चीज़, यहाँ जो मैक्सिमम की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला, अगर v का v² यानी जो भी आपका स्पीड है, अगर μs rg से जो रेडियस बन रहा है अगर इससे कम है या बराबर है तो आप सेफली मूव कर सकते हो आप। तो यहाँ पर रोड का μs क्या है, रोड का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, रोड और टायर के बीच में, राइट। तो यहाँ से कहीं कि आप देखते हो कि सर्कुलर पाथ है, लिखा रहता है स्पीड लिमिट दिस 60 km/h और समथिंग। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करके ही समझा जाता है कि यहाँ पर क्या स्पीड लिमिट दिया जाए कि आराम से लोग टर्न कर सकें। ये बात समझ में आई। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये आता है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन पर तो डिपेंड नहीं रह सकते। टायर कभी किसी का हर एक का गाड़ी का अलग अलग टायर होता है, हो सकता है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ पेयर ऑफ रोड एंड उसके टायर भी डिफरेंट हो। तो उस पर डिपेंड ना होके इंजीनियर ने ऐसा सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि स्ट्रक्चर के कारण हमें टुवर्ड्स द सेंटर कोई फोर्स मिल जाए, जिससे तब यहाँ पर हमने बात किया बैंकिंग ऑफ रोड। इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। हमने रोड को ही थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब इस सर्कुलर पाथ ऐसे था, अब थोड़ा सा हमने ऐसे कर दिया, ऐसे हॉरिजॉन्टल जो हल्का सा टिल्ट कर दिया थीटा एंगल से। अब गाड़ी यहाँ ऐसे मूव कर रहा है जो भी v स्पीड है, तो इसका FBD क्या होगा। आप देखो यहाँ पर ऐसे है तो इसका वेट लग रहा है, वेट हमने लगाया। नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, जो भी टिल्ट रोड है ऐसे उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगा, तो इसका कंपोनेंट हमने रिजोल्व किया। तो हमें ये समझ में आया कि वर्टिकली तो मूव नहीं कर रहा है, तो n sin थीटा हमारा mg को बैलेंस कर रहा है। जो नॉर्मल का कंपोनेंट का जो रेडियली जो कंपोनेंट मिला है हमें कंपोनेंट ब्रेक करने पर, उसके कारण ये सर्कुलर पाथ में मूव कर जाता है। तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, mv²/r। ये जो फोर्स है इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, tan थीटा, v²/r। v क्या है, स्पीड ऑफ कार, जिस स्पीड से ये जा रहा था। तो यहाँ पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मेरी बात समझना, कि अगर रोड का बैंकिंग किस पर डिपेंड करता है तो वेलोसिटी पर। तो वहाँ पर लिखा जाता है, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कार का स्पीड है जहाँ पर टर्निंग ले रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ भी हो, फ्रिक्शनलेस तो होता नहीं है आइडियली, तो आराम से सपोज 60 km/h तक ये टर्न कर जाए। लेकिन स्पीड बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, घट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर स्पीड में प्लस माइनस हो तो उसको कौन एडजस्ट करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स लगना अप्लाई हो जाएगा जो भी है। अगर ज़्यादा स्पीड हो गया, बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी लिमिट दिया है उससे स्मॉल डिफरेंसेस प्लस माइनस रखा जाए तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो स्किड या स्लिप होने से बचा लेगा और सेफली मूव हो जाता है। इस कारण हम लोग रोड को बैंक कर देते हैं कि स्पीड अगर प्लस माइनस भी है, डिफरेंट मटेरियल का भी टायर आ रहा है तो सेफली मूव कर सके। होपफुली आपको ये सेशन बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। अगर इसको आप कंप्लीट डिटेल में चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोगों ने कवर किया कंप्लीट डिटेल में, कैसे क्या एक एक चीज़ है डिटेलिंग में, तो सर्कुलर मोशन का वीडियो बना हुआ है एडुफ्लेक्स, आप जाकर सर्च मारो यूट्यूब पर सर्कुलर मोशन, आपको सारे डिटेल टॉपिक कंप्लीट डिटेल में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और कोई सजेशन हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।